गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 21 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इवनिंग में 6 बजे तक आपको वहां पर पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, तो वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। 21 मार्च के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। 3 क्वेश्चन कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इनका आंसर क्या है। पहला, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? कुछ सेशंस पहले हमने इसको डिस्कस किया था। सेकेंड, बांग्लादेश की करेंसी को क्या कहा जाता है? और थर्ड, बेगमपेट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ओके, तीनों का आंसर करिएगा। लास्ट डे के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनको हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 21 मार्च के करंट अफेयर पर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जारी की गई, तो उसी की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 का हाल ही में जारी किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है लास्ट डे हमने एक डे पर बात की थी। कौन सा डे है कमेंट में बताइएगा। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2024 की। 143 कंट्रीज को इसमें काउंट किया गया और भारत को हैप्पीनेस के मामले में इस इंडेक्स में 126वीं रैंक पर रखा गया है। वैसे लास्ट ईयर 2023 का जो इंडेक्स आया था उसमें भी भारत की रैंक 126 ही थी और इस बार भी भारत को 126वीं रैंक पर रखा गया है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर इंडेक्स क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, किसी भी देश में लोग वहां के कितने ज्यादा खुशहाल हैं, कितने खुश हैं, इस आधार पर इस इंडेक्स को हर साल तैयार किया जाता है यूनाइटेड नेशन के इस ऑर्गेनाइजेशन या अंग के द्वारा। अब कैसे खुशी नापी जाएगी? तो किसी भी देश में लोगों की आय कितनी अच्छी है, वहां पर हेल्थ इकोसिस्टम कितना अच्छा है, ठीक है, लोगों को कितने ज्यादा राइट है, किसी भी देश में कितनी ज्यादा फ्रीडम है, इसके अलावा गवर्नमेंट संस्थानों में कितना करप्शन कम है। ओवरऑल यही तो इंडिकेटर होते हैं किसी की भी खुशी को नापने के लिए किसी भी देश में, है ना। अगर व्यक्ति सब तरीके से संतुष्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि वो खुश रहेगा। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2024 की। इन सभी अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ओके, 2024 की इस रिपोर्ट में 143 कंट्रीज को सम्मिलित किया गया और भारत को 126वीं रैंक पर रखा गया। कंफर्म? और डिटेल देखते हैं। अब 143 देश में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो यह है यूरोप का देश फिनलैंड। पिछले 7 बार से इस इंडेक्स में लगातार यही सबसे टॉप पर रहा है, फर्स्ट रैंक पर रहा है। सेकंड नंबर पर डेनमार्क, यूरोप का ही देश है, और थर्ड पर आइसलैंड। ठीक है, इस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर और लास्ट सबसे आखिरी 143 नंबर पर अफगानिस्तान को रखा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में। अफगानिस्तान को इस इंडेक्स में एंड में रखने का कारण है तालिबान, है ना। तालिबान का बहुत ज्यादा आपको पता है कि प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में। पूरे लोगों के राइट्स बर्बाद कर रखे हैं और पूरा देश ही बर्बाद कर रखा है, आतंकवाद देश बना रखा है। तो अफगानिस्तान को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंक पर रखा गया। पहला और इंडिया की रैंक आप स्पेशली याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पेरो डे मनाया गया, ठीक है। विश्व गोरैया दिवस या वर्ल्ड स्पेरो डे 2024 की थीम क्या है? तो देखिए, यहां पर पहला फैक्ट आपको यह नोट करना चाहिए कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 मार्च को हर साल वर्ल्ड स्पेरो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2010 में। पूरे वर्ल्ड में विलुप्त होते हुई गोरैया के संरक्षण के लिए इस डे को हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। गोरैया पूरे वर्ल्ड में गोरैया की 60 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती है। वैसे तो ये ह्यूमन फ्रेंडली एक पक्षी है, आबादी के साथ रह लेता है, लेकिन
बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण अब इसकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। जो रेड डेटा बुक आईयूसीएन जारी करता है, आईयूसीएन ने रेड डेटा बुक में भी इस चीज को एड्रेस किया है कि गौरैया की तादाद लगातार गिरती जा रही है और अब इनको संरक्षण की जरूरत है, नहीं तो बहुत जल्दी ये एक लुप्त प्रजाति में सम्मिलित हो जाएगी। तो ओके, गौरैया के संरक्षण के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे। कब? 20 मार्च को। 2024 की हम थीम की बात करें तो आई लव स्पैरो 2024 में वर्ल्ड गौरैया दिवस या विश्व गौरैया दिवस की थीम है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे 2010 में शुरू किया गया था। वैसे जब शुरू किया गया था तो नेचर फॉर एवर सोसाइटी, जो कि इंडिया की एक सोसाइटी है, और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन, जो कि फ्रांस का एक फाउंडेशन है, इन्होंने संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड स्पैरो डे की। ओके, 2024 में थीम पूछी गई है आई लव स्पैरो। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कंफर्म? आगे आ जाएं। ठीक है, हाल ही में 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए गए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार की बात करें तो रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा इन पुरस्कारों को जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? वैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, यही क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। काफी अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन हम पत्रकारिता की जो मेन कैटेगरीज है 2-3 उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, रामनाथ गोयनका पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है नॉर्मली। उसके अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज है अलग अलग, लेकिन 2 कैटेगरी, एक है प्रिंट मीडिया और एक है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। अब हम प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में मेन जिनको मिला है उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रिंट मीडिया में हिंदी भाषा के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार दो साल के लिए अनाउंस किए गए, 2021 के लिए और 2022 के लिए। तो 2021 के लिए दिया गया कीर्ति दुबे को, बीबीसी न्यूज हिंदी की एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। 2022 के लिए आनंद चौधरी को दिया गया, इंडिया टुडे पत्रिका के ये पत्रकार है। क्लियर? सेकेंड, रीजनल लैंग्वेज में प्रिंट मीडिया के लिए 2021 के लिए शबिता एमके को पुरस्कार दिया गया और 2022 के लिए आनंद मधुसूदन सोवड़ी को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ये कौन सा है? रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा के लिए प्रिंट मीडिया में दिया गया। फिर प्रिंट मीडिया में इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग के लिए 2021 के लिए यह पुरस्कार दिया गया जय श्री नंदी को, और 2022 के लिए बसंत तिवारी और आयुष कुमार को। ओके, न्यूज लॉन्ड्री में ये काम करते हैं पत्रकार। अब सेकेंड है ब्रॉडकास्टिंग। इन तीनों ही हिंदी और रीजनल लैंग्वेज और इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग में अब हम ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी की बात करें तो 2021 के लिए ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी में हिंदी लैंग्वेज के लिए जुगल पुरोहित को यह पुरस्कार दिया गया और 2022 के लिए हृदयेश जोशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेकेंड, रीजनल लैंग्वेज में ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में 2021 के लिए सोफिया बिंद को और 2022 के लिए तेजस वेद को। अब सेम ब्रॉडकास्टिंग में ये जो कैटेगरी है, पहले हमने प्रिंट की पढ़ी थी, ब्रॉडकास्टिंग में इन्वायरमेंटल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्टिंग की बात करें तो 2021 के लिए यह पुरस्कार दिया गया राजकुमारी गिरी रशीर को और 2022 के लिए डाउन टू अर्थ वेब मल्टीमीडिया टीम, यह पूरी टीम है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसीलिए मैंने आपको बोला ये थोड़ा सा आपको रटने के लिए है, चीजें याद करना पड़ेगी, तो पीडीएफ मिले तो एक बार देख लीजिएगा। ओके, लेकिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये क्वेश्चन आता है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पत्रकारिता के क्षेत्र का पुरस्कार है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ठीक है, 2006 में शुरू किया गया था इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के, जो कि रामनाथ गोयनका फाउंडेशन का ही एक अनुषंगी क्षेत्र है, उसके द्वारा दिया जाता है। देश भर के पत्रकारों को उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कंफर्म? ठीक है। 18 से 20 मार्च तक स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहां किया गया? देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ की अगर हम बात करते तो आपको नाम से समझ में आएगा कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, देश में स्टार्टअप या इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए
स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया होगा। 18 से लेकर 20 मार्च तक 3 दिवसीय इस महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका समापन किया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो 2024 में इसकी थीम की बात करें तो भारत इनोवेट्स 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ की थीम है। आयोजन किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। इनॉग्रेशन किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, जो कि भारत में मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल। कौन है ये? पीयूष गोयल। इन्होंने इनॉग्रेशन किया था जब स्टार्टअप महाकुंभ शुरू हुआ, और समापन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है मार्च 2024 में। स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य, इसीलिए 3000 से ज्यादा स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट किया है इस महाकुंभ में, और 50,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर या अलग अलग बिजनेसमैन इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, आयोजन कहां? नई दिल्ली। ठीक है, किसके द्वारा आयोजन किया गया ये भी याद रखिएगा, डीपीआईटीटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आगे, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 जारी की गई? देखिए, इस रिपोर्ट में आपको केवल यही याद रखना है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि यहां पर पर्टिकुलर कोई रैंक नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ चीजों को एड्रेस किया गया है इसमें और बताया गया है, तो पर्टिकुलर कोई रैंक नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया। तो इसको जारी किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर बी। शॉर्ट में इसे कहा जाता है WMO। WMO के द्वारा इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया। ठीक है, चलिए, रिपोर्ट में किन चीजों को इन्होंने एड्रेस किया, क्या बताया गया? तो इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है WMO ने कि 2023 में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है पूरे वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर बढ़ा है 2023 में। सतह का तापमान उसमें वृद्धि हुई है, समुद्र के तापमान में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अंटार्कटिका क्षेत्रों की समुद्री जो बर्फ है वो भी काफी स्पीड से पिघली है। ये WMO ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है। इसके अलावा 2023 के अंत तक समुद्र के 90% क्षेत्र पर का किसी ना किसी हिस्से पर लू चलती हुई दिखाई दी है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का या बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का एक इंडिकेटर है। ठीक है, इसमें यह भी बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण में जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ है एनवायरमेंट पर, उससे जो फूड क्राइसिस है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 2023 में। स्पेशली कोविड के पहले जहां पर 149 मिलियन लोग फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे, वहीं पर 2023 तक ये संख्या बढ़कर 339 मिलियन तक हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ चीजों को एड्रेस किया है WMO ने अपने इस रिपोर्ट में। 174 साल के अवलोकन में अपनी इस रिपोर्ट में इसने 2023 को सबसे गर्म साल के रूप में एड्रेस किया है, इंडिकेट किया है। ठीक है, कुछ सुझाव भी दिए हैं अपनी इस रिपोर्ट में, जैसे कि पूरे वर्ल्ड को मिलकर पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिटेड करने के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इस रिपोर्ट में इन सभी चीजों को बताया है। ठीक है, एक रिपोर्ट है पर्टिकुलर, किसके द्वारा जारी की गई, यही क्वेश्चन आ सकता है, तो ये WMO के द्वारा जारी की गई। ठीक है, अब इस संस्था की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन की देखिए एक एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में जियोफिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी ऐसे क्षेत्रों में काम करती है और इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। ठीक है, स्थापना 23 मार्च 1950 में की गई थी। हेडक्वार्टर WMO का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके प्रेसिडेंट के पद पर अब्दुल्ला अल मंडोस देखने को मिलते हैं, जो कि UAE से बिलोंग करते हैं। ओके, तो यह है WMO। यहां पर इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, तो स्पेशली याद रखिएगा।
ठीक है, रैंक नहीं है, तो केवल इतना याद रखिए कि रिपोर्ट किसने जारी की, क्लाइमेट पर। ठीक है, आगे आ जाइए। हाल ही में सौर मंडल के किस ग्रह पर ज्वालामुखी नॉक्टिस मॉन्स की खोज की गई है? तो नॉक्टिस मॉन्स ये एक ज्वालामुखी खोजा गया है हाल ही में मंगल ग्रह पर, और मंगल ग्रह पर यह खोजा गया दूसरा बड़ा ज्वालामुखी नॉक्टिस मॉन्स। इसकी ऊंचाई देखने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 9022 मीटर इसकी ऊंचाई है, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है, क्योंकि अगर हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखते हैं तो ऑलमोस्ट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमें 8500 मीटर तक ही देखने को मिलती है ऑलमोस्ट, लेकिन ये उससे भी बड़ा है। एक सांकेतिक नाम दिया गया है नॉक्टिस मॉन्स, मंगल ग्रह पर खोजा गया ज्वालामुखी है। क्लियर, ऊंचाई में आपको बता ही चुका हूं। अब मंगल ग्रह पर इसके पहले जो ज्वालामुखी था या खोजा गया था पहले, वो ओलंपस मॉन्स है। ठीक है, ओलंपस मॉन्स अभी तक सौर मंडल का खोजा गया सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर ऊंचा है ना, मतलब समझ रहे हो आप कितना ऊंचा होगा, 25 किलोमीटर से ज्यादा इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। फिक्स तो नहीं नापा गया, तो पर ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 27 किलोमीटर तक ऊंचा है, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये ओलंपस मॉन्स है, ये भी मंगल ग्रह पे, और अभी जो खोजा गया है नॉक्टिस मॉन्स, ये भी मंगल ग्रह पर ही खोजा गया। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो आपको पता है सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, और रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था, काफी फेमस है, आपको पता होगा। 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 के माध्यम से मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन को भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि मंगल की कक्षा में सितंबर 2014 में पहुंचा था, और इस तरह से मंगल की कक्षा में यान भेजने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया था। ओके, ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, संजय मुखर्जी को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो संजय मुखर्जी नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाए गए हैं हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के। आंसर हो जाएगा आंसर सी। कौन है ये? संजय मुखर्जी। इनके पहले राजीव कुमार पश्चिम बंगाल के डीजीपी के पद पर थे, लेकिन निर्वाचन आयोग को लगा कि राजीव कुमार के रहते हुए फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे पश्चिम बंगाल में, इसलिए राजीव कुमार को हटाकर संजय मुखर्जी को अब नया डीजीपी नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य का, जो कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। संजय मुखर्जी किस राज्य के डीजीपी बनाए गए? तो पश्चिम बंगाल राज्य के डीजीपी नियुक्त किए गए। कंफर्म। पश्चिम बंगाल की कैजुअली बात करें तो यहां पर थोड़ा सा हम पॉलिटिकल मैप देखते हैं। वेस्ट बंगाल है ना, कैपिटल कोलकाता है, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, ममता बनर्जी सीएम है, आप जानते ही हैं, और डॉक्टर CV आनंद बोस यहां के वर्तमान में गवर्नर के पद पर है। देखिए, ये सिक्किम भारतीय राज्य जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, और इधर हमको देखने को मिल जाएगा असम। तो 5 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कि पश्चिम बंगाल से अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य जो कि पश्चिम बंगाल से टच होते हैं, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और इधर असम। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से टच होती है? तो 3 देशों से टच होती है। देखिए, इधर यहां पर देखने को मिलेगा भूटान, इधर देखने को मिलेगा नेपाल, और इधर से ये टच होता है बांग्लादेश से। ओके, तो यह है पश्चिम बंगाल जो कि 3 देशों से अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। नए डीजीपी कौन बने? संजय मुखर्जी। आगे आते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मिशन 414 कैंपेन की शुरुआत की? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन ने मिशन 414 कैंपेन को लॉन्च किया है हाल ही में भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। अब ये मिशन क्या है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में 414 ऐसे पोलिंग बूथ जहां पर 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 60% से कम वोटिंग देखने को मिली थी, वहां पर वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए एक
वहां पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, वहां पर प्रचार किया जाएगा कि वहां के लोग शामिल हो वोटिंग के लिए, ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट वो चुन सके, अपने मतदान या मताधिकार का उपयोग कर सके। तो ये कैंपेन का नाम ही नेशनल इलेक्शन कमीशन ने रख दिया है मिशन 414 कैंपेन। किस राज्य में चलाया जा रहा है? भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। ओके, इस कैंपेन के द्वारा जो राज्य के 414 जो पोलिंग बूथ है उन्हें देखिए मॉडल पोलिंग स्टेशन में चेंज किया जाएगा, स्मार्ट बनाया जाएगा, और वहां पर आसपास सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से जो मतदान करता है उनको जागरूक किया जाएगा। तो 414 कैंपेन जो कि नेशनल इलेक्शन कमीशन ने चलाया, किस राज्य में चलाया है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट की मदद के लिए सखी ऐप को लॉन्च किया है। सखी ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए गगनयान मिशन, काफी बार हमने इसको कुछ सेशंस पहले डिस्कस भी किया है। मिशन क्या है ये समझिए। तो एक मानव युक्त मिशन है भारत का, इसके माध्यम से भारत से लोगों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और सफलतापूर्वक उन्हें वापस लाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन 2025 में इसको लॉन्च किया जाना। अब इस मिशन के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने एक ऐप लॉन्च किया, सखी ऐप, जो कि मदद करेगा किसको? एस्ट्रोनॉट्स को। मदद कैसे करेगा ये आगे देखेंगे, लेकिन सखी ऐप के पूर्ण रूप की बात करें तो स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, सखी ऐप का पूर्ण रूप है। मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर ए। रिपीट करें, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन सखी का पूर्ण रूप है, जिसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने हाल ही में विकसित किया है एस्ट्रोनॉट की मदद के लिए। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉट के हेल्थ की निगरानी करेगा जब उन्हें गगनयान के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट के ब्लड प्रेशर को काउंट करेगा, हार्ट बीट को काउंट करेगा, और जो भी उपयुक्त मदद चाहिए वो भी, उससे रिलेटेड जानकारी भी ये प्रदान करने वाला है। सखी ऐप है। ठीक है, गगनयान मिशन में इसका यूज किया जाएगा एस्ट्रोनॉट की मदद के लिए। भारत का पहला मानव युक्त मिशन है गगनयान मिशन। ठीक है, 2025 में लॉन्च किया जाना है। उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए हाल ही में IISER, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से जाना जाता है, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली एक संस्था है, इसने हाल ही में इस नेशनल पार्क में 200 वन्य जीव पक्षी 200 पक्षियों की प्रजातियों को डिटेक्ट किया है इस नेशनल पार्क में। ठीक है ना, नेशनल पार्क का नाम क्या है? पापी कोंडा नेशनल पार्क। किस राज्य में स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, यह भारत के उत्तर पूर्वी घाट पर स्थित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश उत्तर पूर्वी घाट पे आता है। पापी पहाड़ियों के कारण इस नेशनल पार्क का नाम पापी कोंडा नेशनल पार्क पड़ा है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थल है आंध्र प्रदेश में। वैसे पापी कोंडा नेशनल पार्क के अलावा 2 और नेशनल पार्क है जिनकी हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, पर यहां पर पापी कोंडा नेशनल पार्क में एक बकरी की प्रजाति बहुत फेमस है, बोनी नस्ल, अनोखी बोनी नस्ल पाई जाती है। स्थानीय रूप से कंचू मेखा इसे कहा जाता है, बकरी की प्रजाति है कंचू मेखा। ठीक है, बोनी नस्ल है बकरी की। यह आंध्र प्रदेश के पापी कोंडा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस प्रजाति का जन्म स्थान भी यही क्षेत्र माना जाता है, पापी पहाड़ियां मानी जाती है। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क, यहां पर अगर हम ये देखें तो यहां पर हमको दिखेगा यह है पापी कोंडा नेशनल पार्क। शायद आपको वर्ड ना दिखे, तो पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र इस नेशनल पार्क से देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 और नेशनल पार्क जो कि हमको आंध्र प्रदेश से याद रखना चाहिए, एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये भी हमें आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलता है। तो 3 है हमारा क्वेश्चन,
पापीकोंडा नेशनल पार्क से था, तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, तो यहां पर 21 मार्च के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। ओके, तो आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो भी डिटेल बताई है रिलीवेंट, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट थी। पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, तो वहां पर आपको मदद मिल जाएगी। आइए लास्ट डे के रिवीजन को देखते हैं। क्या पढ़ा था हमने? स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, यही पढ़ा था। सेकेंड, वर्ष 2023 के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है प्रभा वर्मा। इसके बाद भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइब 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और अमेरिका के मध्य में। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए KYC ऐप को लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म नो यूर कैंडिडेट है। किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो CP राधाकृष्णन झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं, जिन्हें दोनों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मध्य प्रदेश में 6 प्लेसेस ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में हाल ही में सम्मिलित किए गए। निम्न में से किसे डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह उदय भाटिया और मानसी गुप्ता है, जिन्हें डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। भारतीय नौसेना ने किस देश के अदन की खाड़ी से हाईजेक जहाज रुएन को अभी समुद्री लुटेरों से छुड़ाया है? तो यह जहाज बुल्गारिया का जहाज है। रुएन बुल्गारिया का कमर्शियल शिप था, जो 4 महीने पहले हाईजेक हुआ था और अब इंडियन नेवी ने इसे लुटेरों से छुड़ाया है। 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, मैंने आपसे बीच में क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आपको यहां भी मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 2013 में सेलिब्रेट किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन, चर्चित खिलाड़ी गुलवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है दौड़ या रेस से। ओके, अब लास्ट डे के सेशन में जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे थे, उनकी यहां पर हम एक बार बात कर लेते हैं। ओके, आइए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, खीर भवानी मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित किया जाता है। टोकिन की खाड़ी किस महासागर में? तो टोकिन की खाड़ी प्रशांत महासागर में। काफी स्टूडेंट ने दक्षिण चीन सागर वहां पर कमेंट में बताया, लेकिन वो भी सही है, लेकिन यहां पर महासागर पूछा गया, तो वो प्रशांत महासागर है। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है? तो शीतल देवी का संबंध पेरा तीरंदाजी से। ओके, आज के सेशन में जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे उनका भी आंसर कमेंट में कीजिएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दीजिएगा कर सके तो। इसके अलावा कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।